गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ज्योग्राफी का आज फर्स्ट लेक्चर है जो मेरे द्वारा लिया जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो ज्योग्राफी पूछी जाती है उसमें जो है जो भी जीएस पूछी जा रही है उसमें ज्योग्राफी का मेन पोर्शन होता है। ठीक है ना। सपोज कीजिए आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो है जीके से पूछे गए हैं फॉर एग्जांपल। तो उसमें से आपके मिनिमम, अगर स्टैटिक ज्योग्राफी की बात करूं मैं, तो मिनिमम उसमें जो है 3 से लेके 5 क्वेश्चन तक जो है आपके ज्योग्राफी के मिलेंगे। ठीक है ना। और अगर इसमें मैं करंट से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर करंट भी जोड़ दूं तो आपके बहुत आराम से 3 से 7 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। तो आप इससे समझ रहे होंगे कि ज्योग्राफी जो है किसी एग्ज़ाम के लिए कितनी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यही सब ध्यान में रखते हुए हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और एक हमने ये भी बात देखी है, जो नॉर्मली जो पैटर्न आजकल फॉलो किया जा रहा है टीसीएस जैसी एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी के द्वारा, वो बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही बढ़िया जीएस में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जीएस में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं हम उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से अपनी क्लास जो है कवर करें। तो हम इस क्लास में जो है टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से अपने कवर करेंगे और देखेंगे कि वो जो है कैसे जो है जाते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली ज्योग्राफी में जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें जो नॉर्मल टॉपिक आते हैं, टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे चलिए देखते हैं जो टॉपिक जो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी में जो टॉपिक जो है पूछे जाते हैं हम उन्हें कैसे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। जैसे जो नॉर्मली ज्योग्राफी में टॉपिक होता है, फर्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा वो होता है अ, ब्रह्मांड। सौर परिवार। और पृथ्वी। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है वो ज्योग्राफी में ब्रह्मांड, सौर परिवार और पृथ्वी का होता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो कौन सा होता है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वो होता है भू आकृति। ठीक है। इसी तरह से अगर आगे हम टॉपिक की बात करें तो आगे जो टॉपिक होते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, वो होते हैं ब्रह्मांड हो गया, भू आकृति होगी, ठीक है ना, जलवायु हो गया। अच्छा, भू आकृति जो होगा इसमें हम पृथ्वी को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। भू आकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जलवायु आती है। अब जलवायु किस किस की आएगी? जलवायु आएगी विश्व की जलवायु, विश्व की जलवायु और भारत की जलवायु। ठीक है। ऐसे हम इसे पढ़ेंगे आगे आने वाले। अब इसके बाद देखो, एक बार हमने ब्रह्मांड, सौर परिवार और पृथ्वी ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ लिया। उसके बाद हमने भू आकृति पृथ्वी से रिलेटेड पढ़ लिया, सौर परिवार भी पढ़ लिया। उसके बाद जो भी टॉपिक जो है आते हैं, चाहे वो जलवायु हो, वन हो, भू परपटी हो, या फिर आपकी जो है मानसून हो, जितने भी टॉपिक आते हैं ना वो सब हम ऐसे पढ़ेंगे कि पहले हम विश्व के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद भारत के बारे में पढ़ेंगे। तभी जाके हमारा जो है ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कवर अप हो पाएगा। और उसके बाद ही जो है हम जाके धीरे धीरे, मतलब सिस्टमेटिकली उन इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है। तो जैसे इसके बाद जो है टॉपिक आता है नंबर 4, कृषि। जब हम कृषि पढ़ते हैं तो कृषि में भी विश्व की कृषि और फिर भारत की कृषि। ठीक है।
इस तरह से पढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? नोट करते रहिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है नंबर 5, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। ठीक है, इसमें भी हम पहले विश्व में पढ़ेंगे, विश्व में खनिज संसाधनों का वितरण कैसे है, विश्व में खनिज संसाधन किस किस तरह से वितरित हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत। ठीक है, उसके बाद हम भारत पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नंबर 6 आती है थलमंडल। उसके बाद आता है जलमंडल। एक टॉपिक आता है हमारा वायुमंडल। उसके बाद आता है पारिस्थितिकी। ठीक है ना, एंड सो ऑन। और भी अदर टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, वन हो गया, जनसंख्या हो गई, वन हो गया, जनसंख्या हो गई, और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, उनको भी हम जो है धीरे धीरे इस तरह से जो है कवर करते चलेंगे। ठीक है ना, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं वो है ब्रह्मांड सौर परिवार। ब्रह्मांड और सौर परिवार। ठीक है ना, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? हमारा पहला टॉपिक है, हम इसी से शुरुआत करेंगे। टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड और सौर परिवार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक नाम है ब्रह्मांड और सौर परिवार। ठीक है, क्या नाम है? ब्रह्मांड और सौर परिवार। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है ना, यूनिवर्स हमारा, हमारे यूनिवर्स के जो है ना पार्ट्स होते हैं, मतलब यूनिवर्स है, फिर उससे नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, इस तरह से हमारा यूनिवर्स जो है ना इकाइयों में बटा हुआ है, जिस तरह से हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कि वो क्या होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्स एंड इट्स सोलर सिस्टम। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स जो है खगोलीय पिंडों का वह समूह, जिसमें जो है हम जो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी आज तक हम देख पाए हैं वो सब जो है स्थित होता है, उसी को कुल मिलाकर यूनिवर्स कहा जाता है। ठीक है ना, यूनिवर्स किसको कहा जाता है? समझ गए होंगे आप यूनिवर्स किसे कहा जाता है। यूनिवर्स जो है सारे खगोलीय पिंडों का वह जो है सम्मिलित रूप है, जिसको कुल मिलाकर जो है, आपस में मिलाकर अगर हम कहें, यूनिवर्स कहा जाता है। अब यूनिवर्स का भी जो है, यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है, हम सारे यूनिवर्स को देख नहीं सकते हैं। यूनिवर्स के अगर छोटे रूप की बात करें तो वो होता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है? देखिए, यूनिवर्स की जो शुरुआत है, यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की शुरुआत जो है कब हुई थी? ब्रह्मांड की शुरुआत जो है, माना ऐसा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत जो है आज से लगभग
14.5 बिलियन, बिलियन पूरा लिख लेते हैं, बिलियन ईयर्स, 14.5 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। अब जब ब्रह्मांड की शुरुआत होती है तो ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में थ्योरी ये है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? पहला पॉइंट हो गया हमारा, ब्रह्मांड की शुरुआत कब से मानी जाती है? 14.5 बिलियन ईयर्स से, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि ब्रह्मांड जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ। ब्रह्मांड के स्टार्ट होने के बारे में थ्योरी क्या है? वो थ्योरी है ब्रह्मांड के स्टार्ट होने के बारे में बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिग बैंग का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिग बैंग का संबंध जो है ब्रह्मांड के शुरुआत होने से, ठीक है ना। तो जब बिग बैंग के साथ एक ब्रह्मांड की शुरुआत होती है तो लाइट की भी उत्पत्ति होती है तभी, ठीक है ना। तो अब हमारा जो ब्रह्मांड है, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है कंटिन्यूअसली जो है फैल रहा है, ठीक है ना। तो जब ब्रह्मांड फैल रहा है वो लाइट की भी स्पीड से, तेज स्पीड से फैलता है, ठीक है। लेकिन जो लाइट की स्पीड है वो 14 लाइट की उत्पत्ति कब हुई है? 14.5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है ना। तो जो भी हम अपने ब्रह्मांड में देख सकते हैं, ठीक है ना, वो जो है सिर्फ अब 14.5, अगर हम यहाँ सेंटर में हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ सेंटर में हैं, ठीक है ना, और हम ब्रह्मांड को यहाँ तक देख सकते हैं, तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट सिर्फ 14.5 बिलियन ईयर्स तक की हो सकती है। 14.5 बिलियन ईयर्स तक की ही हो सकती है ये लिमिट, ठीक है। ये लिमिट सिर्फ 14.5 बिलियन ईयर्स तक की हो सकती है। और ब्रह्मांड इसके बाहर भी है, ठीक है, ब्रह्मांड इसके बाहर भी है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जब लाइट की उत्पत्ति हुई थी, जब से लेके अब तक जितनी लाइट हमारे पास पहुंची है वो 14.5 बिलियन ईयर्स तक की ही है, ठीक है। उससे ज्यादा की लाइट हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होगा? वो यूनिवर्स जिसको हम देख सकते हैं उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। और उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस है 14.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये तीसरा पॉइंट क्या हुआ? तीसरा पॉइंट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तीसरा पॉइंट हमारा हुआ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कैसा होगा? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जो बाउंड्री है वो 14.5 बिलियन ईयर्स तक की है, और हम इसके बाहर के यूनिवर्स को देख नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी लाइट जो है आज तक हमारे पास पहुंची नहीं है, और उसकी जो लिमिट है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, ठीक है ना, फैलाव लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, और उसे हम देख नहीं सकते, इसलिए इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। और बाकी के यूनिवर्स को, यूनिवर्स उससे भी बड़ा है, यूनिवर्स काफी बड़ा है, लेकिन जितना हम देख सकते हैं, जितना यूनिवर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात, ठीक है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है दिखता कैसा है? देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज जो है, इस इमेज को बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं इस इमेज को? इस इमेज को बोलते हैं कॉस्मिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड असल में हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ली गई, माइक्रोवेव्स में ली गई, माइक्रोवेव में ली गई इमेज है। मतलब ये इमेज है हमारे यूनिवर्स की जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी इमेज। और किस में ली गई है? माइक्रोवेव्स में ली गई है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड किससे रिलेटेड है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की वह इमेज जो माइक्रोवेव्स में ली गई है उसको ही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इमेज है यूनिवर्स की, ये यूनिवर्स की इमेज है, अर्थ की इमेज नहीं है, यूनिवर्स की इमेज है, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक आता है इसमें कि सुपर क्लस्टर्स एंड सुपर वॉइड्स। अब
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स किन चीजों से मिलकर बना है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है दो चीजों से मिलकर बना है। गैलेक्सियां जो होती हैं बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। गैलेक्सियां क्या होती हैं, जो ब्रह्मांड में गैलेक्सियां होती हैं वो बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है ना। और फिलामेंट टाइप से बनाती हैं ऑब्जर्व यूनिवर्स में। जैसे देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो इमेज है इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको ये रेड पार्ट्स दिख रहे हैं, रेड पार्ट्स फिलामेंट्स में इकट्ठी हुई ये गैलेक्सियां हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, ये गैलेक्सियों के ग्रुप्स हैं, गैलेक्सियों के ग्रुप्स हैं, आप समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी इमेज है, ये छोटी इमेज नहीं है। 14 पॉइंट इस इमेज का साइज जो है ना 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स, इतनी बड़ी इमेज है ये। 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स इसकी जो है विड्थ है, ठीक है ना। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स की है। लाइट अगर इधर से घुसती है, इधर से अगर एंटर करती है लाइट, तो उसे यहाँ से यहाँ तक निकलने में 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है ना। इतनी बड़ी इमेज है। तो आप इसमें लाल लाल देख रहे हैं, लाल लाल डॉट्स हैं, फिर ब्लू ब्लू डॉट्स हैं, ठीक है ना। ये किन चीज़ों को दर्शाते हैं? ये फिलामेंट्स हैं। यूनिवर्स जो है ना फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। मतलब गैलेक्सियाँ और गैलेक्सियाँ जो है फिलामेंट्स की, जैसे रेड डॉट्स जो है ना ये गैलेक्सियों के झुंड को दर्शाते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। और जब ये झुंड बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो ऐसे झुंड को सुपर क्लस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर्स। गैलेक्सियों के बड़े बड़े झुंड जब आपस में इकट्ठा होकर ऐसी फिलामेंट टाइप की जो है शेप बना लेते हैं, और पूरे यूनिवर्स में इस तरह से, मतलब समान वितरण नहीं है, थोड़ा कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह से वितरण है। इस तरह से वितरण को, मतलब इस तरह के, जैसे कि ये हो गया, इस तरह की जो है, ये बीच में देख रहे हैं, ये क्या होगा? ये गैलेक्सी सुपर क्लस्टर होगा, ठीक है। क्या होगा? गैलेक्सी सुपर क्लस्टर, ठीक है। इस तरह के गैलेक्सियों के वितरण को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर। क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। सुपर क्लस्टर किसका होता है? सुपर क्लस्टर बना होता है गैलेक्सीज का। किसका बना होता है? गैलेक्सीज का सुपर क्लस्टर। अब जब सुपर क्लस्टर बने हुए हैं तो देख रहे हैं ब्लू पार्ट, देख रहे हैं कितना बड़ा ब्लू पार्ट है। अगर इसके चारों तरफ गैलेक्सीज हैं और ये ब्लू पार्ट बीच में आ रहा है, तो ये ब्लू पार्ट क्या है? ये ब्लू पार्ट असल में कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है। जब गैलेक्सियों ने साइड साइड में जगह ले ली तो बीच में क्या है? बीच में असल में कुछ भी नहीं है। ना ही तो यहाँ गैलेक्सी है, ना ही यहाँ पे कोई स्टार है, ना भी यहाँ पे इस ऐसी चीज, ब्रह्मांड में ऐसी जगहें जहाँ पे लगभग शून्य हो, कुछ भी ना हो, ना गैलेक्सी हो, ना स्टार हो, ना प्लैनेट्स हो, ना कुछ भी हो, ऐसी बड़ी बड़ी जगहें हैं। जितनी भी आपको ब्लू जगहें दिख रही है ना, ये सब यही जगहें हैं। मतलब जहाँ पे ना गैलेक्सी है, ना स्टार है, ना कुछ भी है, सिर्फ अंधकार है और कुछ भी नहीं है। ऐसी जगहों को हम वॉइड्स बोलते हैं। और जब ये जगह बहुत ही बड़ी मात्रा में होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी मात्रा में होती हैं, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो जगह होगी ना, ये बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की होगी। ऐसी बड़ी बड़ी जगहों को सुपर वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर वॉइड्स। सुपर वॉइड्स। तो सुपर वॉइड्स क्या हो गए? सुपर वॉइड्स जो है ब्रह्मांड में वो जगहें हैं जहां पर ना तो गैलेक्सी होती हैं, ना ही कोई स्टार होते हैं, ना ही कोई ग्रह होते हैं, कोई भी चीज नहीं होती है, सिर्फ शून्यता होती है। ब्रह्मांड में इस तरह की जगहों को सुपर वॉइड्स बोला जाता है। और जब ये वॉइड्स बहुत ही बड़े हो जाते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे हो जाते हैं, तो उनको सुपर वॉइड्स बोला जाता है, ठीक है ना। और गैलेक्सी सुपर क्लस्टर किसको बोलते हैं? सुपर क्लस्टर्स बोलते हैं वो जगह है जब गैलेक्सियों के बड़े बड़े झुंड इकट्ठा होकर, एक जगह इकट्ठा होकर ब्रह्मांड में फिलामेंट जैसी आकृतियां बना लेते हैं, उनको जो है गैलेक्सी सुपर सुपर क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। सुपर क्लस्टर, कुछ सुपर क्लस्टर होते हैं, जैसे कि हमारी गैलेक्सी कौन से सुपर क्लस्टर का पार्ट है? हमारी गैलेक्सी भी तो किसी सुपर क्लस्टर का पार्ट होगी ना। हमारी गैलेक्सी जो है लीनिया किया सुपर क्लस्टर का पार्ट है। गैलेक्सियों का बहुत बड़ा झुंड है जिसको लीनिया किया, क्या बोला जाता है? लेनिया किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिया किया हमारी गैलेक्सी कौन से सुपर क्लस्टर का पार्ट है? हमारी गैलेक्सी लेनिया किया सुपर क्लस्टर का पार्ट है। कौन से सुपर क्लस्टर का? लेनिया किया, लेनिया किया, लेनिया किया सुपर क्लस्टर, टी
LENIACIA, लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। हिंदी में लिखें तो लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। हमारी गैलेक्सी किसका पार्ट है? हमारी गैलेक्सी लैनियाकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी हैं और उसमें से मिल्की वे एक गैलेक्सी है। ठीक है, लैनियाकिया कैसी दिखती है? देखिए ये जो इमेज है, आप इस इमेज को देखिए। ये इमेज जो है ना, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी क्लस्टर्स और वॉइड्स को दर्शाती है। जैसे जो हमारी जो गैलेक्सी है, अभी हम सुपर क्लस्टर देख रहे थे, इस इमेज में देखिए, इस इमेज में हम सुपर क्लस्टर्स देख रहे थे। ये क्लस्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, इनसे छोटे भी क्लस्टर होते हैं, उनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम लैनियाकिया देख लेते हैं। ये जो है थोड़े छोटे गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, जिनके जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये इमेज देखिए, ये लैनियाकिया की इमेज है। ये इमेज जो है, ये लैनियाकिया की इमेज है, लैनियाकिया। और देखिए ये जो आपको स्मॉल डॉट दिख रही है ना, स्मॉल डॉट से भी स्मॉल, ये जो आपको छोटी छोटी व्हाइट डॉट्स दिख रही हैं, ये व्हाइट डॉट्स जो हैं, ये हर डॉट एक गैलेक्सी को दर्शाता है। ठीक है, और उसी में से ही लैनियाकिया की शेप ऐसी है, और इस शेप में से बिल्कुल एक छोर पर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेड डॉट में मिल्की वे दर्शाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर हम उपस्थित हैं लैनियाकिया सुपर क्लस्टर में, जिसमें हजारों गैलेक्सियां हैं, उसमें से मिल्की वे यहाँ पर जो है उपस्थित है। ठीक है, देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है मिल्की वे यहाँ पर है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर में। मिल्की वे की स्थिति आप देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे हैं मिल्की वे की स्थिति क्या है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर में। क्या नाम है? नाम आपको याद रखना है, ये नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैनियाकिया हमारी आकाशगंगा मिल्की वे या मंदाकिनी किस सुपर क्लस्टर का पार्ट है? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे लैनियाकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है, और लैनियाकिया सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि ये सिर्फ एक गैलेक्सी है, और ये सब जो लाइट जो बन रही है, ये सब गैलेक्सी के वजह से बन रही है। तो कितनी सारी हजारों गैलेक्सियां मिलकर जो है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर बनाती है। ठीक है, अब सुपर क्लस्टर से छोटी चीज मिल्की वे में क्या होती है? सुपर क्लस्टर से छोटी चीज मिल्की वे में क्या होती है? ठीक है, सुपर क्लस्टर से छोटी चीज मिल्की वे में होती है गैलेक्सी क्लस्टर एंड वॉइड्स। ठीक है ना, गैलेक्सी क्लस्टर्स एंड वॉइड्स क्या होती है? गैलेक्सी क्लस्टर गैलेक्सी क्लस्टर एंड वॉइड्स। गैलेक्सी क्लस्टर एंड वॉइड्स क्या होते हैं? गैलेक्सी क्लस्टर क्या होगा? जिस तरह से गैलेक्सी सुपर क्लस्टर होता है ना, उसी के छोटे रूप को, सपोज कीजिए हमने एक गैलेक्सी क्लस्टर लिया, जैसे कि लैनियाकिया गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है। ठीक है ना, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर में जो छोटे छोटे आपने पार्ट देखे ना, जैसे कि इस इमेज पे चलते हैं, इसमें देख रहे हैं आप, ये जो है संरचनाएं बनी हुई हैं चारों तरफ, ये संरचना, इसी के छोटे हिस्से को, यहाँ पे भी तो गैलेक्सियां इकट्ठी हो रही है ना, यहाँ पे भी गैलेक्सियां इकट्ठी हो रही है, तो ये जो गैलेक्सियां इकट्ठी हो रही है ना, इन्हीं के छोटे छोटे पार्ट्स को, ये पार्ट हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया, ठीक है, ये इस तरह के पार्ट्स हो गए, ये पार्ट हो गया, ठीक है, इन्हीं तरह के पार्ट्स को, इन्हीं तरह के छोटे छोटे पार्ट्स को, सुपर क्लस्टर के पार्ट्स को ही गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। गैलेक्सी क्लस्टर क्या होगा? असल में गैलेक्सियों का ही झुंड है यूनिवर्स में, लेकिन वो सुपर क्लस्टर से छोटा होता है। और वॉइड्स क्या होता है? वॉइड भी बिल्कुल सेम इसी तरह जो वॉइड होगा, वॉइड जो होगा, वॉइड्स भी जो है, वॉइड को क्या बोलते हैं? वॉइड को हिंदी में बोलते हैं शून्य। शून्य, ठीक है, शून्य मतलब जहां पे कुछ भी ना हो। वॉइड्स का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है शून्य। मतलब गैलेक्सी में ऐसे बड़े बड़े जगह जहां पर जो है कुछ भी नहीं है, उनको जो है शून्य कहते हैं। जैसे आप इस उसमें देख सकते हैं, हमारी गैलेक्सी कौन से क्लस्टर का पार्ट है? हमारी गैलेक्सी लैनियाकिया क्लस्टर सुपर क्लस्टर का पार्ट है, लेकिन वो क्लस्टर कौन सा है जिसकी हमारी गैलेक्सी पार्ट है? ठीक है, ये भी तो पूछ सकता है, वो क्लस्टर कौन सा है जिसकी हमारी गैलेक्सी पार्ट है? ठीक है, वो क्लस्टर कौन सा है? वो क्लस्टर है वर्गो क्लस्टर, वर्गो वर्गो क्लस्टर।
वर्गो क्लस्टर का पार्ट कौन सी है गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे या मंदाकिनी गैलेक्सी। मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। मिल्की वे या मंदाकिनी गैलेक्सी कौन से क्लस्टर का पार्ट है? वो है वर्गो क्लस्टर का। कौन से क्लस्टर का पार्ट है? वर्गो क्लस्टर का। जिस तरह से वर्गो क्लस्टर होता है उसी तरह से और भी क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से वर्गो क्लस्टर होता है उसी तरह से और भी क्लस्टर होते हैं, जैसे सेंटारस क्लस्टर होता है, एक कोमा क्लस्टर होता है, ठीक है ना, कोमा क्लस्टर भी है। देखते हैं, देखिए ये रहा वर्गो सुपर क्लस्टर। यहाँ पे ये जो क्लस्टर है ना बीच में, जो बीचों बीच इस इमेज के क्लस्टर है, ये वर्गो क्लस्टर है, ठीक है ना, वर्गो क्लस्टर है। और देखिए ये यहाँ पे जो है ये कोमा क्लस्टर है। ये आपको कोमा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके ये कोमा क्लस्टर है, ठीक है, ये कोमा क्लस्टर है। इसी तरह से जो है गैलेक्सी में क्लस्टर्स होते हैं और वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स भी देखिए, वॉइड्स भी हैं इसमें, इस इमेज में आपको वॉइड्स भी दिखाई देंगे। देखिए ये देखिए कैप्रिकॉर्नस वॉइड्स है। कौन सा वॉइड है? कैप्रिकॉर्नस वॉइड। ये कैप्रिकॉर्नस वॉइड है, ये स्कल्प्टर वॉइड है। हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाइड वॉइड कौन सा है? स्कल्प्टर वॉइड। स्कल्प्टर वॉइड हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित वॉइड है, ठीक है। ये क्वेश्चन, स्कल्प्टर वॉइड हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित वॉइड है। कौन सा वॉइड है? स्कल्प्टर, स्कल्प्टर वॉइड। स्कल्प्टर वॉइड, स्कल्प्टर वॉइड जो है हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित वॉइड है, ठीक है। ये बात भी नोट करने वाली है, क्या कि स्कल्प्टर वॉइड जो है हमारी गैलेक्सी के पास स्थित सबसे सबसे समीप स्थित वॉइड है, जिसका नाम है स्कल्प्टर वॉइड। और हमारी गैलेक्सी कौन से क्लस्टर का, गैलेक्सी क्लस्टर का पार्ट है? वर्गो क्लस्टर का, वर्गो क्लस्टर का पार्ट है। अब जिस तरह से गैलेक्सी क्लस्टर बनता है उसी तरह से गैलेक्सी क्लस्टर्स किन चीजों से मिलकर बना होता है? गैलेक्सी क्लस्टर्स सैकड़ों गैलेक्सियों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब सैकड़ों गैलेक्सियां का एक लोकल में भी गैलेक्सियां होती हैं, जैसे कि हमारी गैलेक्सी है, लोकल नेबरहुड भी होता है गैलेक्सियों का। जैसे कि वॉइड के बाद, जैसे अभी हमने पढ़ा सुपर वॉइड्स और सुपर क्लस्टर, फिर आया क्लस्टर, क्लस्टर के बाद आता है लोकल ग्रुप, ठीक है ना। क्लस्टर के बाद कौन सी चीज आती है? क्लस्टर के बाद आती है लोकल ग्रुप, ठीक है ना। क्लस्टर के बाद क्या आता है? क्लस्टर के बाद आता है लोकल ग्रुप। क्लस्टर के बाद क्या आता है? लोकल ग्रुप। क्लस्टर के बाद क्या आता है? लोकल ग्रुप। गैलेक्सी क्लस्टर के बाद क्या चीज आएगी? लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप क्या चीज होती है यूनिवर्स में? यूनिवर्स में लोकल ग्रुप क्या चीज होती है? जो गैलेक्सी क्लस्टर्स है ना, वो कुछ गैलेक्सियों के परिवारों से मिलकर बने होते हैं। कुछ 20 गैलेक्सियां इस तरफ हैं, 30 गैलेक्सियां इस तरफ हैं, 50 गैलेक्सियां इस तरफ हैं। वे सब आपस में मिल गई और मिलके जब बन गई, जब हम उन्हें और वाइड एंगल से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है गैलेक्सियों का एक ग्रुप है, जिसको गैलेक्सी क्लस्टर कह रहे हैं। तो गैलेक्सियों के लोकली ऐसे ग्रुप्स 20 गैलेक्सियां, 30 गैलेक्सियां, 50 गैलेक्सियां, जिनसे मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर बनता है, उसको जो है क्या बोलते हैं? उसको जो है लोकल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लोकल ग्रुप बोलते हैं। हमारे लोकल ग्रुप में कौन कौन सी गैलेक्सियां हैं? हमारे लोकल ग्रुप में मिल्की वे जो प्रमुख गैलेक्सियां हैं। हमारे लोकल ग्रुप में, हमारे जो लोकल ग्रुप है उसकी जो चौड़ाई कितनी है? हमारे लोकल ग्रुप की चौड़ाई जो है लगभग 50 मिलियन, 50 मिलियन लाइट ईयर। हमारे ग्रुप की जो, हमारे लोकल ग्रुप की जो चौड़ाई है वो 50 मिलियन लाइट ईयर्स है। और हमारे लोकल ग्रुप में 3 प्रमुख मेन गैलेक्सियां हैं। कौन कौन सी गैलेक्सियां हैं? नंबर 1 तो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड्रोमेडा के बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो है देख लेते हैं, ठीक है। एक तो एंड्रोमेडा है नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी भी है, ठीक है ना। इसके बारे में और बात करेंगे अभी, ठीक है ना। एक दूसरी गैलेक्सी जो हमारे लोकल ग्रुप में है वो कौन सी है? मिल्की वे, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे। और तीसरी प्रमुख गैलेक्सी जो हमारे लोकल ग्रुप में है वो कौन सी है? वो है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी?
ट्रायंगुलम गैलेक्सी। ट्रायंगुलम गैलेक्सी। गैलेक्सी। और कुल मिला के हमारे लोकल ग्रुप में लगभग जो है 30 गैलेक्सियां हैं। मतलब 30 गैलेक्सियों का एक ग्रुप है जो लगभग 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर फैला हुआ है, 50 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, और जिसको आपस में मिला के हम जो है लोकल ग्रुप कहते हैं। और हमारे लोकल ग्रुप में 3 मुख्य गैलेक्सियां हैं। कौन कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी। बाकी जो गैलेक्सियां हैं छोटी छोटी गैलेक्सियां हैं जो इन सब गैलेक्सियों की सैटेलाइट गैलेक्सियां हैं। सैटेलाइट गैलेक्सी क्या होती है? सैटेलाइट गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी होती है जो किसी अन्य बड़ी गैलेक्सी के चक्कर लगाती है। जैसे मून जो है हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है, ऐसे ही सैटेलाइट गैलेक्सी जो होती है बड़ी बड़ी गैलेक्सियों के चक्कर लगाती है। और हमारे लोकल ग्रुप में 3 बड़ी गैलेक्सियां हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी। कौन कौन सी गैलेक्सियां हमारे लोकल ग्रुप में? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी, जिसमें से एंड्रोमेडा और मिल्की वे प्रमुख हैं। सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसका आप ले लीजिए जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हिंदी में इसे बोलेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी। गैलेक्सी या गैलेक्सी नहीं, आकाशगंगा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा। गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ठीक है ना। तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा के बारे में इंपॉर्टेंट है पहली चीज कि ये सबसे हमारे लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। क्या मतलब है? बिगेस्ट गैलेक्सी ऑफ अवर लोकल ग्रुप। हमारे लोकल ग्रुप में सबसे बड़ी गैलेक्सी है, ठीक है। इसमें जो है स्टार्स कितने हैं? स्टार्स कितने हैं? लगभग 1 ट्रिलियन स्टार। कितने स्टार हैं? 1 ट्रिलियन। लगभग 1 ट्रिलियन स्टार इस गैलेक्सी में हैं। 1 ट्रिलियन तारे इस गैलेक्सी में हैं। और इस गैलेक्सी का व्यास कितना है? कितनी चौड़ी ये गैलेक्सी है? ये जो गैलेक्सी है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जितनी इस गैलेक्सी की चौड़ाई है, ठीक है। कितनी चौड़ाई है? 1 लाख प्रकाश वर्ष, ठीक है। कितनी चौड़ाई है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। 1 लाख प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है गैलेक्सी, ठीक है, याद रहेगा। 1 लाख प्रकाश वर्ष। और दूसरी चीज क्या है? इस गैलेक्सी की मिल्की वे से दूरी कितनी है? ये गैलेक्सी मिल्की वे से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स 2.5 मिलियन, मतलब लाइट को भी ट्रेवल करने में, अगर लाइट यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करे जिसकी स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसको भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में 2.5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। ये मतलब होता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का। क्या कि लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो उसको ट्रेवल करने में 2.5 मिलियन ईयर्स लगेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में। इतनी दूर है ये गैलेक्सी हमसे, ठीक है। ये हो गई एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की, ठीक है ना। कौन सी? दूसरी गैलेक्सी कौन सी थी? दूसरी गैलेक्सी थी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, या कहें मंदाकिनी आकाशगंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे या मंदाकिनी।
ठीक है ना। मिल्की वे गैलेक्सी या मंदाकिनी आकाशगंगा, हमारा सोलर सिस्टम जो हमारा सौर परिवार है वो मिल्की वे आकाशगंगा का पार्ट है या मंदाकिनी आकाशगंगा का पार्ट है। ठीक है ना। मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 500 बिलियन, एंड्रोमेडा गैलेक्सी से छोटी है और लगभग 500 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है ना। कितने स्टार्स हैं, 500 बिलियन स्टार्स हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, लगभग 500 बिलियन स्टार्स है, मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी से लगभग जो है आधी छोटी है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है ना। और कितने स्टार्स हैं, 500 मिलियन स्टार्स हैं, 500 बिलियन स्टार्स हैं सॉरी मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी चौड़ाई जो है लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स इसकी चौड़ाई है। मिल्की वे गैलेक्सी की चौड़ाई कितनी है, लाइट ईयर्स। इमेज में देखते हैं, इमेज से आपको समझ में आएगा कि मिल्की वे गैलेक्सी दिखती कैसी है। ठीक है ना। लोकल ग्रुप, ये आ गया, ये आ गई मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए ये जो गैलेक्सी है ना, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सी का जो है, गैलेक्सी के पार्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि गैलेक्सी के पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, देखिए ये जो होता है ना, ये गैलेक्सी का कोर होता है। इस एरिया को गैलेक्सी का कोर बोलते हैं, जिसमें नॉर्मली एक गैलेक्सी में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या होता है, इसके बारे में अब जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आकाशीय पिंडों के बारे में जब पढ़ेंगे तो ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल नॉर्मली एक गैलेक्सी के मिडिल में होता है। ठीक है ना। उसके चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस वो बहुत ही प्रकाशमय जो है पार्ट है बीच में, इसको जो है गैलेक्टिक बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक बल्ज। क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक बल्ज। बल्ज टाइप का मतलब झुंड, समूह, मतलब गैलेक्सी के बीच में तारों का समूह, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड तारों का समूह, इसको गैलेक्टिक बल्ज बोलते हैं। और गैलेक्सी की जो है नॉर्मली भुजाएं होती हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी की दो मेन भुजाएं हैं, कौन कौन सी, एक आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एक भुजा है। ठीक है ना। और एक जो है मेन भुजा, एक ये वाली मेन भुजा है। ठीक है, ये दिख रही है ये। ठीक है ना। इसको बोलते हैं पर्सियस आर्म। एक आर्म गैलेक्सी की जो है उसका नाम क्या है, पर्सियस आर्म। और एक आर्म जो मेन भुजा है गैलेक्सी की, उसका नाम है सेंटोरस आर्म। कौन कौन सी भुजा है गैलेक्सी की, मंदाकिनी की, मेन भुजाएं कौन कौन सी हैं, मंदाकिनी की मेन भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं हैं, एक तो है पर्सियस आर्म, पर्सियस, और एक है सेंटोरस। ठीक है। और हमारा सोलर सिस्टम कौन सी आर्म का पार्ट है, देखिए जो मेन आर्म्स हैं इनके बीच, इसके बीच में भी कुछ छोटी छोटी आर्म्स हैं। देखिए एक ये आर्म हो गई गैलेक्सी की, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई जो थोड़ी थोड़ी टूटी हुई है। ठीक है ना। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर परिवार है, वो कौन सी भुजा का पार्ट है, हमारा सौर परिवार जो है वो ओरायन भुजा का पार्ट है। हमारा सौर परिवार कौन सी भुजा का पार्ट है गैलेक्सी की, सौर परिवार, हमारा सौर परिवार कौन सी भुजा का पार्ट है गैलेक्सी की, हमारा सौर परिवार जो है ओरायन भुजा का पार्ट है। गैलेक्सी की ओरायन भुजा, ओरायन भुजा का पार्ट है। सौर परिवार कौन सी भुजा का पार्ट है, ओरायन भुजा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरायन स्पर, SPUR, ओरायन स्पर। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ओरायन स्पर का पार्ट है। कौन सी भुजा का पार्ट है, ओरायन स्पर का। ठीक है ना। देखिए ये वाली जो टूटी टूटी भुजा है ना, हमारा सोलर सिस्टम इसका पार्ट है। और लगभग इसके अंदर की तरफ, इस भुजा के अंदर की तरफ, लगभग यहाँ पर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है, अंदर की तरफ।
कहाँ चला गया मिल्की वे? चलिए अभी दिख नहीं रहा है। ओरायन स्पर के अंदर की तरफ जो है हमारा जो है मिल्की वे, ये मिल्की वे के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मिल्की वे के बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, मिल्की वे के बारे में लिखा हुआ है कि मिल्की वे क्या है, कितने स्टार्स हैं और कैसे 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 है, ठीक है ना। ये आपको पीडीएफ वगैरह में सब मिल जाएगा, जो मैं समझा रहा हूँ वही सब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मिल्की वे के बारे में बात आता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। मिल्की वे भी तो कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होगी ना। मिल्की वे किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। मिल्की वे किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? मिल्की वे में अंदर होता है स्टार क्लस्टर्स, ठीक है ना। मिल्की वे तारों के समूहों से मिलकर बनी हुई है, जिनको बोलते हैं स्टार क्लस्टर्स। क्या बोलते हैं? स्टार क्लस्टर्स। स्टार क्लस्टर्स, मिल्की वे जो है तारों के समूह से मिलकर बनी हुई है, या जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। तारों के ऐसे समूह जिनसे मिलकर जिनको जिनको मिलाकर आकाश गंगाएं बनती हैं, उनको जो है स्टार क्लस्टर्स बोलते हैं। नॉर्मली मतलब आमतौर पर स्टार क्लस्टर में या नक्षत्रों में जो है कुछ 100 तारों से लेकर 20 से 30 तारे होते हैं। नॉर्मली स्टार क्लस्टर्स में कुछ 100 तारों से लेकर 20 से 30 तारे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टार क्लस्टर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे एक स्टार क्लस्टर है ओरायन क्लस्टर, ORION, ओरायन क्लस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल पुरुष। ठीक है, एक क्लस्टर है अर्सा मेजर, अर्सा मेजर स्टार क्लस्टर। एक होता है अर्सा माइनर, अर्सा माइनर स्टार क्लस्टर, ठीक है। एक होता है हमारा बिग डीपर, डीपर स्टार क्लस्टर। इसको जो है हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। ठीक है, एक होता है बिग डीपर, सप्तऋषि मंडल। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि होता है लियो, होता है लियो, लियो होता है, ठीक है ना। एक जो है वर्गो भी एक क्लस्टर, वर्गो जो है स्टार क्लस्टर भी है। वर्गो जो है एक गैलेक्सी क्लस्टर भी है, और वर्गो एक स्टार क्लस्टर भी है, ठीक है ना। वर्गो भी है, वर्गो भी है, ठीक है ना। इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह से जो है स्टार क्लस्टर्स होते हैं। सप्तऋषि मंडल के बारे में तो आपने देखा भी होगा, इस तरह से दिखता है। देखिए सप्तऋषि मंडल जो है इस तरह से आकाश में कभी देखा होगा आपने, बिग डी पर 7 तारे होते हैं इसमें, 3 और 4 तारे जो हैं ऐसे डीपर के शेप में होते हैं, 1 2 3 और 4। मतलब देखने में ये एक चम्मच जैसा लगता है। कैसा लगता है? एक चम्मच जैसा, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं, डीपर टाइप का लग रहा है, मतलब चम्मच जैसा लग रहा है। अगर इसकी आकृति आप एक बनाएंगे तो ऐसी आकृति बन के आएगी, चम्मच टाइप की, ठीक है ना। इसमें जो है स्टार इस तरह से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे स्थित है। तो स्टार क्लस्टर्स जो है आकाश में जो है एक निश्चित जो है आकृति भी बनाते हैं, जिनसे हम जो है मनुष्य पहचान करते हैं स्टार क्लस्टर्स की। इनको क्या बोलते हैं? स्टार क्लस्टर्स। समझ गए आप स्टार क्लस्टर्स क्या होता है? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने जो है ये यहाँ पे हमने जो है यूनिवर्स पढ़ लिया, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स समझ गए हम। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है? उसके बाद हम सुपर क्लस्टर्स और सुपर वॉइड्स समझ गए कि सुपर क्लस्टर और सुपर वॉइड्स जो है यूनिवर्स में क्या होता है,
मतलब गैलेक्सियों के बहुत बड़े बड़े जो समूह होते हैं उनको सुपर क्लस्टर बोलते हैं। और ऐसे शून्य स्थान या निर्वात स्थान जहाँ पर कुछ भी नहीं होता और वो साइज में मतलब आकार में बहुत ही ज़्यादा बिलियंस ऑफ ईयर्स बड़े होते हैं, उनको सुपर वॉइड्स बोलते हैं। और क्लस्टर और वॉइड्स हमने पढ़ा, क्लस्टर और वॉइड्स क्या होता है? क्लस्टर और वॉइड्स सुपर क्लस्टर और सुपर वॉइड्स के ही छोटे रूप होते हैं जिनसे बनकर सुपर क्लस्टर्स और सुपर वॉइड्स बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने लोकल ग्रुप के बारे में पढ़ा। लोकल ग्रुप जो हमारी गैलेक्सी का ग्रुप है जिसमें लगभग 30 गैलेक्सियां हैं, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी मेन गैलेक्सियां हैं, ठीक है ना, जिनसे मिलकर हमारा लोकल ग्रुप या हमारा लोकल परिवार बना हुआ है गैलेक्सियों का। उसके बाद हमने जो है स्टार क्लस्टर मिल्की वे के बारे में और एंड्रोमेडा के बारे में पढ़ा कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या क्या गैलेक्सी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। मिल्की वे, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी हैं वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स आपस में दूर हैं और लगभग 4 बिलियन ईयर्स बाद वे आपस में टकराने वाली हैं। कितने बिलियन ईयर्स बाद? 4 बिलियन ईयर्स बाद आपस में टकराने वाली हैं, ठीक है। कितने ईयर्स बाद? 4 बिलियन ईयर्स बाद। इस पॉइंट को नोट कर लेना। पॉइंट क्या था? मिल्की वे और मिल्की वे पॉइंट है मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में जो है मर्ज होने वाली हैं, मर्ज होएंगी फ्यूचर में जाकर, इन फ्यूचर। कितने ईयर्स बाद? 4 बिलियन ईयर्स बाद, लगभग 4 बिलियन 4 बिलियन ईयर्स बाद, 4 बिलियन ईयर्स बाद मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में मर्ज हो जाएंगी और मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बना लेंगी, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा गैलेक्सी के बारे में, उसके बाद हमने मिल्की वे के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा स्टार क्लस्टर्स के बारे में। स्टार क्लस्टर्स क्या होते हैं? स्टार क्लस्टर्स तारों के वो समूह होते हैं जो कुछ निश्चित आकृति हमारे आकाश में बनाते हैं, आकाश में कुछ निश्चित आकृति बनाते हैं और जिसमें 20 से 30 तारे से लेकर कुछ सैकड़ों तारे तक होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कौन कौन से स्टार क्लस्टर्स हमने पढ़े। हमने जो है अर्सा मेजर स्टार क्लस्टर पढ़ा, अर्सा माइनर स्टार क्लस्टर पढ़ा, ओरायन स्टार क्लस्टर पढ़ा जिसको कालपुरुष भी बोलते हैं हिंदी में, और हमने बिग डीपर स्टार क्लस्टर पढ़ा जिसको जो है सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं, जिसमें 7 तारे होते हैं, ठीक है ना। ये भी जो है स्टार क्लस्टर्स के उदाहरण है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम स्टार्स के बारे में। स्टार क्लस्टर्स के बाद क्या आएगा? स्टार क्लस्टर्स के बाद स्टार्स आएंगे। स्टार असल में क्या होता है? एक स्टार जो होता है असल में क्या होता है? अगर मैं कहूँ स्टार की मैं बात करूँ तो स्टार असल में होता क्या है? चलिए स्टार पढ़ते हैं। स्टार क्या होता है? स्टार जो होता है एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है। स्टार जो है ऐसा ऑब्जेक्ट होएगा जिसकी अपनी ल्यूमिनोसिटी होती है या कहूँ अपना प्रकाश होता है, लेकिन स्टार जो है अपना प्रकाश जो है लाता कहाँ से है? अब ये सवाल आता है कि स्टार अपना प्रकाश लाता कहाँ से है, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं स्टार, स्टार पढ़ रहे हैं, स्टार पढ़ रहे हैं या फिर कहें तारा। क्या कहेंगे? तारा, स्टार या तारा, ठीक है ना। स्टार अपनी ल्यूमिनोसिटी कहाँ से लाता है? जब जो है आकाश में बहुत सारा, आकाश में जो है बहुत सारा जो है ना किस किस चीज का बना हुआ वो होता है नेबुला। नेबुला, नेबुला क्या होता है? चलो नेबुला की बात करते हैं पहले। नेबुला क्या होता है? स्टार पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेबुला क्या होता है। नेबुला को हिंदी में बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। नेबुला को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेबुला को हिंदी में बोलते हैं निहारिका। निहारिका क्या होती है? निहारिका जो है ब्रह्मांड में गैसों का और छोटे छोटे पिंडों का और जो है ब्रह्मांड में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सब का मटेरियल, वो सारा मटेरियल जब जो इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर और बहुत ही डेंस जगह बना लेता है, और दूर से देखने पर जब वो दूर से दिखता है तो धूल के गुबार के समान दिखाई देता है, धूल के बादल के समान दिखाई देता है, उसको जो है नेबुला या निहारिका बोलते हैं।
तो नेब्युला या निहारिका क्या होगी? धूल के समान दिखाई देने वाला ऐसा गुबार जिससे जिससे मिलकर ग्रेविटी के माध्यम से मिलकर आपस में जो तारों का निर्माण करता है उसको जो है नेब्युला या निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेब्युला या निहारिका बोलते हैं। ये कोई छोटा बादल नहीं होता, इसकी जो आप चौड़ाई हो या लंबाई या चौड़ाई होती है वो सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर होती है। सैकड़ों प्रकाश वर्ष होती है, या कहूँ हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स होती है। कितनी होती है? हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स। हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स वाइड होता है, लाइट ईयर्स वाइड। नेबुला जो होता है, नेबुला या निहारिका हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स वाइड होती है, और जब धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण ये आपस में इकट्ठा होती रहती है, आपस में पास आती रहती है, तो ग्रेविटी से जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे एक पिंड का निर्माण होने लगता है। और वो पिंड जो है जब ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? प्रेशर जरूरी होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए प्रेशर जरूरी होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी होता है? प्रेशर। तो जब प्रेशर इतना पड़ जाता है एक स्टार पर, जब प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगती है और हाइड्रोजन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करने लगते हैं, तो एक स्टार का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? एक तारे का जन्म होता है। ठीक है ना। शुरुआत में हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व या गैस, तत्व भी यही है और गैस भी यही है। कौन सी? हाइड्रोजन। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। तो होता क्या है, जब धीरे धीरे धूल का गुबार या नेबुला इकट्ठा होने लगता है, तो वो इकट्ठा होकर क्या बना लेता है? वो हीलियम बनाने लग जाता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और जो है बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ जाती है। ठीक है। ग्रेविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है? अब जब हीलियम बनेगा, नाभिकीय संलयन होगी, तो बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? बहुत सारी ऊर्जा। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन, स्टार्स की ल्यूमिनोसिटी किस वजह से होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की वजह से। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की वजह से जो है स्टार्स में ल्यूमिनोसिटी होती है। ल्यूमिनोसिटी क्यों होती है? क्योंकि जब नाभिकीय संलयन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं और अब एक भारी तत्व हीलियम में बदलने लगते हैं। जब नाभिकीय संलयन की ऐसी प्रक्रिया होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलने लगती है। और ये ऊर्जा किस किस रूप में निकलती है? ये ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, प्रकाश के रूप में निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है, गामा किरणों के रूप में निकलती है, गामा किरणों के रूप में निकलती है, किरणों के रूप में निकलती है, और न्यूट्रिनो के रूप में निकलती है। ठीक है ना। इस तरह के कुछ पार्ट जो है, जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो इस तरह के कुछ पार्ट जो है बनते हैं। प्रकाश बनता है, ऊष्मा बनती है, ठीक है ना, गामा किरणें निकलती हैं और न्यूट्रिनो निकलते हैं, और भी कई तरह के रेडियो एक्टिव चीज़ें जो है एक स्टार से निकलती हैं। तो समझ गए। स्टार में ल्यूमिनोसिटी किस वजह से होती है? क्योंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने पर किसी स्टार में जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा की वजह से वो ऊर्जा जो है हमें प्रकाश, ऊष्मा, गामा किरणें, न्यूट्रिनो और अन्य तरह के रेडियो एक्टिव पदार्थों में हमें मिलती है। ठीक है ना। और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। और स्टार के अंदर जो है कौन सी प्रक्रिया चलती है? स्टार के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है। कौन सी प्रक्रिया चलती है? नाभिकीय संलयन की, या कहें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना। स्टार के अलावा अब स्टार की जैसे हमारा सन, हमारा सूर्य भी तो एक स्टार है। सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य
सूर्य भी तो हमारा एक स्टार है कि नहीं? सूर्य या कहूँ सन, सूर्य या सन जो है हमारा एक स्टार है, इसमें भी लगभग 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स पहले नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सन की एज कितनी है, हमारे सन की एज जो है या आयु वो 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। हमारे सन की आयु कितनी है? हमारे सन की आयु जो है 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, ठीक है ना? हमारे सन की एज कितनी है? हमारे सन की एज जो है 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, ठीक है? तो सन सन हमारा क्या क्या देता है? हमारा सन भी जो है ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है ना, ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है सन से। तो हमारा सन भी क्या है? हमारा सन भी जो है एक स्टार है, ठीक है ना? सन के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सोलर सिस्टम पर जाने से पहले ब्रह्मांड में मिलने वाले कुछ और ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि स्टार्स का आगे होता क्या है? अगर मैं बात करूं स्टार्स का आगे क्या होता है, एक स्टार है, स्टार का भी एक जीवन चक्र होता है, स्टार का एक जीवन चक्र होता है कि नहीं होता? स्टार का एक जीवन चक्र होता है। स्टार जो है आगे चल के कुछ बनेगा, फिर आगे चल के कुछ बनेगा। अब स्टार के अलग अलग साइज होते हैं। हम स्टार के साइज को कैसे जो है, साइज की अगर स्टार के बात करें, स्टार के साइज को हम कैसे जो है कंपेयर करेंगे? या तो हम देखेंगे स्टार जो है सन से बड़ा है, सूर्य से बड़ा है, या फिर सूर्य के बराबर या उससे छोटा है। सूर्य के बराबर है या उससे छोटा है, बराबर है या छोटा है। स्टार्स को हम दो कैटेगरी में लगते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? एक तो जो है या तो वो सूर्य से बड़ा है या सूर्य के बराबर या छोटा है। पहले बात करते हैं ऐसे स्टार्स की जो सूर्य से बड़े होंगे, ठीक है ना? स्टार्स बिगर देन आवर सन, बिगर देन आवर सन, ठीक है? जो स्टार्स जो होते हैं जो हमारे सन से बड़े होते हैं, उनका जीवन काल कैसे चलता है? उनके जीवन काल में क्या होता है? वे धीरे धीरे स्टार जो है अपनी जो गैसें हैं उनको जो है बदलने लगता है। किस किस चीज़ में? हाइड्रोजन को नाभिकीय संलयन के द्वारा बदलेगा, किस चीज़ में? हीलियम, ठीक है ना? जब उसकी सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और हीलियम में बदल जाएगी, तो फिर स्टार क्या करेगा? फिर स्टार क्या करता है? फिर स्टार हीलियम को कन्वर्ट करने लगता है कार्बन में, ठीक है? फिर कुछ मिलियन या कुछ बिलियन ईयर्स तक जो है वो हीलियम को कार्बन में कन्वर्ट करता रहता है, और धीरे धीरे उसकी जो है हीलियम भी खत्म हो जाती है और वो सारी की सारी कार्बन में बदल जाती है। और अगर स्टार जो है बहुत बड़ा है, सूर्य से बड़ा है, तो वो क्या करता है? उसके पास इतनी ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी के कारण जो है कार्बन भी किस में बदलने लगता है? आयरन में। कार्बन किस में बदलने लगता है? आयरन में। कार्बन बदलने लगता है किस में? आयरन में। कब बदलेगा कार्बन आयरन में? कार्बन आयरन में तभी बदलेगा जब स्टार जो है, कोई स्टार जो है सन से बड़ा हो, ठीक है? तभी वो कार्बन को आयरन में बदल पाएगा, वरना नहीं बदल पाएगा। हीलियम और कार्बन के बाद जो है वो दूसरी प्रक्रिया हम जो है सूर्य के छोटे स्टारों में या सूर्य के बराबर वाले स्टारों में देखेंगे, ठीक है ना? जब जो है कोई जो स्टार है वो आयरन को बदल लेता है और उसने सारा कार्बन आयरन में बदल लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है कोई भी स्टार इतना पावरफुल नहीं होता कि आयरन का फर्दर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाए। तो फिर क्या होगा? फिर एक स्टार जो है वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स करने लगता है और धीरे धीरे उसका जो साइज है वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो जो है हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से आयरन में बदलने लगता है, तो उसका जो साइज है वो बढ़ने लगता है और एक फेज आ जाती है स्टार के जीवन में, जिसको जो है रेड सुपर जाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड सुपर जाइंट। रेड सुपर जाइंट फेज, ये आपको याद रखना है कि रेड सुपर जाइंट क्या होता है। रेड सुपर जाइंट स्टार की, किसी तारे की वह बिंदु होता है, वो फेज होती है जब नाभिकीय संलयन की क्रिया में
स्टार जो है हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन और कार्बन से आयरन में नाभिकीय संलयन में तत्व बनाने लगता है, तो धीरे धीरे उसका साइज जो है बढ़ने लगता है। और जब साइज बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते उसका साइज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे सूर्य के स्टार से कई 100 गुना बड़ा वो दिखने लगता है। ऐसे में वो लाल दिखता है, एक तो लाल दिखता है और बहुत ही बड़ा दिखता है। तो उस फेज को जो है रेड सुपरजाइंट फेज जो है किसी स्टार की कहा जाता है। रेड सुपरजाइंट फेज के बाद क्या होता है, रेड सुपरजाइंट फेज जो है कुछ मिलियन या कुछ बिलियन साल तक रेड सुपरजाइंट फेज किसी स्टार की चलती है। और उसके बाद जो है स्टार जो है, जब उसके पास जो है सारा कार्बन वो आयरन में बदल चुका होता है और उसके पास आयरन में बदलने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसके पास सिर्फ ग्रेविटी बचती है और रेड सुपरजाइंट फेज बचती है। फिर वो अपनी आउटर लेयर जो होती है उसको जो है संभाल के नहीं रख पाता और वो एक तरह से कोलैप्स हो जाता है। और कोलैप्स होने के बाद एकदम से उसमें जो है कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है स्टार में जो है एक विस्फोट होता है। जिस विस्फोट को क्या बोलते हैं, उस विस्फोट को जो है बोला जाता है, उस विस्फोट को क्या बोलेंगे, उस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा विस्फोट। अरे यार ये भी हिंदी में लिख दिया। सॉरी, सुपरनोवा सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है। सुपरनोवा विस्फोट कब होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है जब एक स्टार जो है रेड सुपरजाइंट फेज से सूर्य से बड़ा स्टार, कितना बड़ा, सूर्य से कितना बड़ा स्टार होना चाहिए, सूर्य से लगभग, सूर्य से 2 से 2.5 गुना बड़ा स्टार या फिर इससे ज्यादा बड़ा, ठीक है ना, इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं। 2 से 2.5 गुना बड़ा या फिर इससे ज्यादा बड़ा स्टार जब जो है रेड सुपरजाइंट फेज के बाद अपने सारा जो है कार्बन को आयरन में बदल चुका होता है या नाभिकीय संलयन के लिए उसके पास जो है अब कोई तत्व नहीं बचता है, तो वो जो है सुपरनोवा विस्फोट में तब्दील हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट जो है इतना पावरफुल और इतना ही प्रकाशमान होता है कि वो कई बार जो है गैलेक्सी के प्रकाश को भी जो है ओवरकम कर लेता है, ओवर पावर कर देता है। मतलब गैलेक्सी जितने लाइट से चमकती है वो गैलेक्सी में आप आराम से देख के बता सकते हो कि जो है एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, जैसे अंधेरे में एक जुगनू चमकता है, इस तरह से जो है सुपरनोवा विस्फोट आप देख सकते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट के लिए क्या कैटेगरी कंडीशन जो है वो जरूरी है, सुपरनोवा विस्फोट के लिए कंडीशन जरूरी है कि जो स्टार है, जो तारा है, वो सूर्य से 2 से 2.5 गुना या फिर इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी जो है सुपरनोवा विस्फोट जो है होगा। आप समझ गए सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट समझ गए आप क्या होता है। रेड सुपरजाइंट फेज के बाद जो है रेड सुपरजाइंट फेज आती है और रेड सुपरजाइंट फेज के बाद जो है सुपरनोवा विस्फोट होता है या सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है किसी तारे में। कब होता है, जब वो 2 से 2.5 गुना सूर्य से ज्यादा बड़ा होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या उससे उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में जब हम सूर्य या सूर्य से छोटे स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद एंड प्रोडक्ट किसी स्टार का क्या बचता है। अब हम बात करते हैं सुपरनोवा विस्फोट के बाद किसी स्टार का एंड प्रोडक्ट क्या बचेगा। ठीक है ना, सुपरनोवा विस्फोट हो गया, स्टार तो जो है एक्सप्लोड हो गया, अब क्या बचा, स्टार के पास क्या बचा, चलिए बात करते हैं। अगर जो है स्टार जो होगा, स्टार अगर सूर्य से 2 से 2.5 गुना बड़ा होगा, स्टार अगर सूर्य से 2 से 2.5 गुना बड़ा है, सिर्फ 2 से 2.5 गुना बड़ा, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचने वाला एंड प्रोडक्ट जो है एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। और न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, देखिए ग्रेविटी किसी स्टार की बहुत ज़्यादा होती है, अब उसमें विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद जो उसकी बाहरी लेयर थी वो तो उतर गई, लेकिन जो उसका मास ग्रेविटी की वजह से बीच में ही रह गया है, वो अभी भी वहीं रह जाता है। उस मास को कोई भी स्टार जो है 2 से 2.5 गुना बड़ा स्टार, 2 से 2.5 गुना बड़ा स्टार उस मास को छोड़ नहीं पाता या उस मास को नहीं खोता है।
और होता क्या है, एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि 30 से 50 किलोमीटर तक के व्यास में वो स्टार तब्दील हो जाता है। उसका व्यास कितना हो जाता है, 30 से 50 किलोमीटर, सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर तक का उसका व्यास रह जाता है। और इसमें पता है कितना द्रव्यमान होता है? द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान जो होता है इसमें 1 से 1.5 सोलर मास, द्रव्यमान जो होता है उस स्टार का 1 से 1.5 सोलर मास के बराबर होता है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, रेडियस उसका जो व्यास है वो व्यास तो 30 से 50 किलोमीटर तक ही बड़ा स्टार है, लेकिन द्रव्यमान उसमें इतनी छोटी सी जगह में 1 से लेकर 1.5 सोलर मास जितना द्रव्यमान उसमें होता है। मतलब वो बहुत ही एक्सट्रीम जगह होती है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होती है? RON, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है ना। कितनी एक्सट्रीम जगह होगी कि 30 से 50 किलोमीटर के एरिया में ही जो है लगभग जो है 1 से 1.5 सोलर मास के बराबर द्रव्यमान जो है उस स्टार में लगा हुआ है, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है। और ये इतनी एक्सट्रीम जगह होती है, ये बहुत ही ब्राइटनेस होता है, एक्सट्रीमली ब्राइटनेस होता है, एक्सट्रीमली ब्राइट होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। आप जो है दूर से देखकर बता सकते हो कि ये जो है कोई न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है ना। क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार। अब न्यूट्रॉन स्टार भी कई तरह के होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार के टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूट्रॉन स्टार का एक टाइप होता है नंबर 1 पल्सार। क्या होता है? पल्सार। पल्सार, पल्सार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार जो है कई बार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार के नॉर्थ और साउथ पोल से जो है एक बीम निकलती है, ऊर्जा की, एनर्जी की ऐसी बीम निकलती है। और एनर्जी की बीम जो निकलती है वो बीम जो है बहुत ही दूर तक जाती है, ठीक है ना, एनर्जी की बीम। और वो रोटेट करता है बहुत तेजी से अपनी धुरी पर, ठीक है। और रोटेट करते हुए क्या होता है, वो एनर्जी की जो बीम है वो जो है एक पल्स की तरह दिखाई देती है, ऐसे ऐसे पल्स की तरह जलती बुझती जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह से दिखाई देती है। इस तरह के स्टार को, इस तरह के न्यूट्रॉन स्टार को जो अपनी एक्सेस पे बहुत तेजी से रोटेट कर रहा हो और जिसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो है बीम निकल रही हो एनर्जी की और वो पल्स करता हुआ प्रतीत हो रहा हो, उसको जो है पल्सार बोलते हैं। तो पल्सार भी क्या है? पल्सार असल में क्या है? पल्सार एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार ही है जो बहुत तेजी से अपनी धुरी पर घूमता है और जिसके नॉर्थ और साउथ पोल से जो है एनर्जी की बीम्स निकलती है। पल्सार जो है कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए देखिए ये जो है ना, ये इमेज जो है ये एक पल्सार है। पल्सार कैसा दिखता है? देखिए पल्सार जो है ऐसा दिखता है। पल्सार कैसा दिखता है? पल्सार जो है ऐसा दिखता है। देखिए ये बहुत तेजी से अपनी धुरी पर रोटेट कर रहा है और इसके दोनों नॉर्थ और साउथ पोल से जो है एनर्जी की बीम्स निकल रही हैं। देख रहे हो ना, एनर्जी की बीम्स निकल रही हैं। और जब ये इस तरह से घूमता है ना, कई बार इस तरह से घूमता है, कई बार ये जो बीम है ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हमें जब ये बीम हमारे अर्थ पर पड़ेगी ना, तो ये न्यूट्रॉन स्टार जो है, न्यूट्रॉन स्टार पल्सेट करता हुआ दिखाई देगा। उसको जो है पल्सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सार। पल्सार क्या है? पल्सार एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार है। और ये क्या है? ये न्यूट्रॉन स्टार का ये तो पहला रूप हो गया। क्या बोलेंगे इसको? जो पहला रूप हो गया इसको क्या बोलेंगे? पहला रूप जो हो गया इसको क्या बोलेंगे? पल्सार। और दूसरा रूप क्या बोलेंगे? पहले रूप को क्या बोलेंगे? पहले रूप को बोलेंगे पल्सार। ये क्या है? ये है पल्सार। पल्सार, ठीक है ना, ये पल्सार है। और ये न्यूट्रॉन स्टार का दूसरा रूप है। न्यूट्रॉन स्टार का दूसरा रूप है। ये क्या है? कई बार न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रॉन स्टार बचता है उसमें जो कई बार क्या होता है ना, उसमें जो है मैग्नेटिक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यूनिवर्स में इससे ज़्यादा, पूरे ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला स्टार जो है एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। तो जब न्यूट्रॉन स्टार ऐसा हो जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसे स्टार को बोला जाता है मैग्नेटार। क्या बोला जाता है?
मैग्नेटार। क्या बोला जाता है? मैग्नेटार। मैग्नेटार। मैग्नेटार क्या होता है? मैग्नेटार एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी जो है, मैग्नेटार एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है, लगभग ट्रिलियंस ऑफ गॉस की। मैग्नेटिज्म को किस में नापा जाता है? मैग्नेटिज्म को मेजर करते हैं हम गॉस में। मैग्नेटिज्म की यूनिट क्या है? गॉस। ट्रिलियंस ऑफ गॉस जो है इसकी मैग्नेटिक जो है इकाई हो जाती है, और इससे ज़्यादा मैग्नेटिज्म जो है यूनिवर्स की किसी भी चीज़ में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के न्यूट्रॉन स्टार को क्या बोलते हैं? इस तरह के न्यूट्रॉन स्टार को मैग्नेटार बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया न्यूट्रॉन स्टार पढ़ लिया। न्यूट्रॉन स्टार दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया पल्सार और एक हो गया मैग्नेटार। ठीक है ना? अब न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है? जब 2 से 2.5 गुना बड़ा स्टार जब एक्सप्लोड होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ठीक है ना? लेकिन अगर क्या हो कि 2 से 2.5 गुना से ज्यादा बड़ा स्टार हो तो क्या होगा? ठीक है ना? अगर स्टार जो है 2 से 2.5 गुना से ज्यादा बड़ा हो तो क्या होगा? ये पढ़ा हमने, पल्सार। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मैग्नेटार। दूसरा हो जाएगा मैग्नेटार। दूसरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटार। ठीक है? ये कब होता है? न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है? जब जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन 2 से 2.5 गुना से ज्यादा बड़ा हो। सुपरनोवा एक्सप्लोजन कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 गुना बड़ा सूर्य जब होगा, सूर्य से 2 से 2.5 गुना बड़ा जब कोई स्टार होगा तो न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा। ठीक है ना? और न्यूट्रॉन स्टार भी दो टाइप के होते हैं, पल्सार हो सकता है, मैग्नेटार हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर जो है न्यूट्रॉन स्टार जो है, सॉरी सुपर कोई स्टार जो है सन से, सूर्य से 4 से 4.5 गुना बड़ा या इससे भी ज्यादा बड़ा हो, इससे भी ज्यादा बड़ा, 4 से 4.5 गुना बड़ा हो या फिर इससे भी ज्यादा बड़ा हो। क्या हो अगर कोई स्टार इतना बड़ा हो तो क्या होगा? जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा ना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होगा तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के टाइम पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे सामने बन के आएगा जिससे जो है लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। मतलब ग्रेविटी एक्सट्रीम, जब एक्सट्रीम ग्रेविटी हो जाएगी, मतलब 4 से 4.5 गुना बड़ा स्टार या इससे ज़्यादा बड़ा स्टार जब सुपरनोवा में तब्दील होता है तो सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है? ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण उस टाइम पे अत्यधिक हो जाएगा, मतलब पूरे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, अत्यधिक हो जाएगा या एक्सट्रीम ग्रेविटी हो जाएगी, और इससे ज्यादा ग्रेविटी जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कितनी ग्रेविटी हो जाएगी? इतनी ग्रेविटी हो जाएगी कि अगर लाइट भी इसके संपर्क में आए तो वो भी जो है यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती है। जब इतनी ग्रेविटी हो जाएगी ना तो एक हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक ब्लैक होल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ब्लैक होल। तो हमें एक ब्लैक होल प्राप्त होगा। तो एक ब्लैक होल क्या होता है? एक ब्लैक होल एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जब 4 से 4.5 गुना बड़ा सूर्य से या उससे ज़्यादा बड़ा स्टार सुपरनोवा में तब्दील होता है तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा अधिक हो जाती है, इतनी ज़्यादा अधिक हो जाती है कि उस ऑब्जेक्ट की वो अपनी ग्रेविटी के अंदर ही कोलैप्स कर जाता है, अपनी ग्रेविटी के अंदर ही कोलैप्स कर जाता है। और होता क्या है कि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो जाती है कि अगर लाइट भी उसके संपर्क में आए तो वो भी जो है बाहर नहीं निकल पाती। तो ऐसे में वो हमें दिखाई कैसा देता है? वो हमें दिखाई ही नहीं देता, वो हमें सिर्फ वहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल काला होता है। ठीक है ना? दिखाई नहीं देता, और से जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक होल। और यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि एक अकेला ब्लैक होल, अगर जो है ब्लैक होल बहुत ही बड़ा है जिसको सुपर मैसिव ब्लैक होल बोलते हैं, एक अकेला ब्लैक होल जो है पूरी की पूरी गैलेक्सी को बांधे रखने का काम कर सकता है, पूरी की पूरी गैलेक्सी को बांधे रखने का काम कर सकता है। और यही कारण है कि जितनी भी बड़ी गैलेक्सी होती हैं, जितनी भी मैसिव गैलेक्सी होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे है या एंड्रोमेडा है या ट्रायंगुलम है या मेसियर 87 है,
बड़ी बड़ी गैलेक्सियों में, या कार्टविल गैलेक्सी है और भी बहुत सारी गैलेक्सियां होती हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियों के बीच में सेंटर में जो है हमेशा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलता है, क्योंकि वही जो है मेन काम करता है ग्रेविटी को, गैलेक्सी को बांधे रखने का। जैसे सोलर सिस्टम में जो काम सूर्य करता है ना, वही गैलेक्सी लेवल पे वो काम जो है ब्लैक होल करता है। और ब्लैक होल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। न्यूट्रॉन स्टार कितना बड़ा बताया था? न्यूट्रॉन स्टार की जो कितनी होती है, 30 से 50 किलोमीटर व्यास होता है न्यूट्रॉन स्टार का। एक नॉर्मल ब्लैक होल जब बनता है तो वो इससे भी छोटा होता है। नॉर्मल ब्लैक होल जब बनता है ना, इससे भी छोटा होता है, 30 से 50 किलोमीटर से भी छोटी उसकी रेडियस होती है। धीरे धीरे ब्लैक होल क्या करता है, और ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर जो है समाहित करता रहता है, ग्रेविटी से अपने तरफ खींचता है, स्टार्स को अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसका मास जो है सारा जो है ले लेता है। इस तरह से जो है चीज़ें जो है एब्जॉर्ब करता रहता है और जो है बड़ा होता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए जो गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल उन्हें बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बारे में जो कुछ चीज़ें हमसे पूछ सकता है, जैसे कि हमारी गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है। हमारे गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल है ना, वो सेजिटेरियस ए है। कौन सा ब्लैक होल है? हमारी गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल है उसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। क्या नाम है? सेजिटेरियस ए स्टार, स्टार भी है, सेजिटेरियस ए स्टार। क्या नाम है? सेजिटेरियस ए स्टार। हमारी गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल है मिल्की वे के बीच में, उसका नाम क्या है? सेजिटेरियस। क्या नाम है? सेजिटेरियस ए स्टार। ये हमारी गैलेक्सी के बीच में जो स्टार ब्लैक होल है उसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। एक जो है ब्लैक होल जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि गैलेक्सियों की अभी जो है ब्लैक होल्स की जो है फर्स्ट इमेज 2021 में जो है गैलेक्सी की एक ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज जो है ली गई है। मानव सभ्यता में, मानव इतिहास में पहली बार गैलेक्सी की एक फर्स्ट इमेज ली गई है। वो इमेज कौन से ब्लैक होल की है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। और वो जो इमेज है वो है मीसियर 87 गैलेक्सी नामक एक गैलेक्सी है, उसके ब्लैक होल की हमने इमेज ली थी, जिसको जो है मानव इतिहास में ली गई ब्लैक होल की एक सबसे पहली इमेज है, ठीक है। पता है कैसा दिखता है मीसियर 87? देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल देख रहे हैं, ये ब्लैक होल जो है ऐसा होता है। ब्लैक होल कैसा होता है? ब्लैक होल देखिए ऐसा दिखता है, बिल्कुल काला होता है। और ये जो इसकी रेडियस होती है ना, ये रेडियस, इस रेडियस के अंदर अगर लाइट भी चली जाती है तो लाइट जो है फिर एस्केप नहीं कर सकती। लाइट जो है ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकती। और ये जो रेडियस होती है इसको क्या बोला जाता है? मतलब ये जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को क्या बोला जाता है? इवेंट होराइजन। ब्लैक होल की वो बाउंड्री जिससे जो है लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती अगर उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इवेंट होराइजन। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाएगा इवेंट, EVENT, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन, होराइजन। इवेंट होराइजन, ठीक है ना। और जो ग्रेविटी, ये तो हो गया इवेंट होराइजन। और जो ब्लैक होल का सेंटर होता है और उस सेंटर से इवेंट होराइजन तक की जो दूरी होती है, इस रेडियस को बोला जाता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। क्या बोला जाता है? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। क्या बोला जाता है? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। क्या बोला जाता है? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। इस रेडियस को, मतलब सपोज कीजिए ये जो है गैलेक्सी का सेंटर है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी इसको बोला जाएगा श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। क्या बोला जाएगा? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। क्या बोला जाएगा? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, ठीक है। और इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को ब्लैक होल की बोलते हैं इवेंट होराइजन। क्या बोलते हैं? इवेंट होराइजन। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इवेंट होराइजन। अब हम बात कर रहे थे सबसे पहली इमेज की, जो अब हम बात कर रहे थे सबसे पहली इमेज की जो ब्लैक होल की ली गई है वो कौन सी है, ठीक है ना। सबसे पहली इमेज जो ब्लैक होल की ली गई है, जो बीच में सेंटर में जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये सबसे पहली इमेज है जो मानव इतिहास में ब्लैक होल की ली गई है आज तक, ठीक है।
सबसे पहली इमेज है। ये इमेज कौन से उसकी है? ये इमेज है फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल। ये है फर्स्ट इमेज ऑफ ए ब्लैक होल। ब्लैक होल। और ये किसकी इमेज है? ये इमेज है मिसियर 87 की। मिसियर 87 नामक गैलेक्सी है, उसके ब्लैक होल की ये इमेज है, जो हमारे से मतलब हमसे लगभग कितना दूर है? 25 मिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स, ये हमसे लगभग 25 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है कि मिसियर 87 वो ब्लैक होल है, मिसियर 87 नामक गैलेक्सी का ब्लैक होल, जिसकी मानव इतिहास में सबसे पहले इमेज ली गई है। अभी रिसेंटली 2021 में ली गई थी ये इमेज, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है? और ये हमसे 25 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है ना? और ये फर्स्ट इमेज इंसानों द्वारा जो गैलेक्सी की किसी ब्लैक होल की ली गई है। ठीक है ना? ये वाली है। ठीक है? दूसरी इमेज इसमें क्या है? दूसरी इमेज इसमें है, देखिए, अरे यार, दूसरी इमेज जो इसमें है वो दूसरी इमेज क्या है? दूसरी इमेज देखिए, ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज किसकी है? ये वाली इमेज जो है हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल की है, जो अभी रिसेंटली ली गई है। किसकी है? ये हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल की इमेज है, जिसका नाम क्या है? सेजिटेरियस ए स्टार। सेजिटेरियस ए स्टार की इमेज है ये वाली जो इमेज है। ये इमेज किसकी है? ये इमेज सेजिटेरियस ए स्टार की है। सेजिटेरियस ए स्टार जो हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल है, ये उसकी इमेज है। ठीक है ना? जो ली गई है। और ये इमेज किससे ली है हमने? ये इमेज हमने ली है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। किससे ली है? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से हमने ये इमेज ली है सेजिटेरियस ए स्टार की और मिसियर 87 की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि EHT क्या है? EHT इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इसको शॉर्ट में ना EHT बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EHT। EHT 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 टेलीस्कोप जो है ये कैसा टेलीस्कोप है? EHT टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। EHT टेलीस्कोप, EHT टेलीस्कोप कैसा टेलीस्कोप है? EHT टेलीस्कोप, EHT टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट है। EHT टेलीस्कोप कैसा टेलीस्कोप है? ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप जो रेडियो वेव्स को कैच करने का काम करता है। रेडियो वेव्स को कैच करने का काम करता है। मतलब हमने ये इमेज कैसे ली है? हमने इन ब्लैक होल से आने वाले रेडियो वेव्स को कैच करके ये इमेज जो है जनरेट की है। ठीक है? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कैसा टेलीस्कोप है? ये जो है एक जो है रेडियो टेलीस्कोप है, और ये कई सारे टेलीस्कोप से मिलकर बना हुआ है। ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं है। इस टेलीस्कोप का जो व्यास है ना, वो जो है अर्थ के रेडियस के बराबर है। अर्थ की जो रेडियस डायमीटर होता है ना, पूरा अर्थ का जो पूरा डायमीटर है उसके बराबर इस टेलीस्कोप का व्यास है। अब हमने ये कैसे बनाया? हमने क्या किया, जो पूरे विश्व में जहाँ तहाँ जो है पूरे विश्व में जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं उनको एक साथ काम करने के लिए हमने जो है सिंक्रोनाइज करा, और उनको एक साथ काम करा के हमने जो है इतना बड़ा टेलीस्कोप बना लिया, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई जो है बहुत बड़ा जो है वो हो, क्या कहते हैं, एक सिंगल टेलीस्कोप हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक USA के हवाई द्वीप पे एक टेलीस्कोप है, एक अटाकामा डेजर्ट में जो है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, हमने उसको यूज़ किया। एक जो है यूरोप में एक टेलीस्कोप है वो यूज़ किया, एक ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप हमने यूज़ किया। उन सबको मिलाकर हमने इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाया जो है जिसका जो पूरा जो लेंस था वो अर्थ ही पूरा लेंस की तरह काम कर रही थी। ऐसे टेलीस्कोप को हमने क्या बोला? इस टेलीस्कोप को कंबाइंड रूप से बोला जाता है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो एक रेडियो टेलीस्कोप था जिससे हमने ये सब इमेज ली थी। ठीक है ना? ये हो गया ब्लैक होल। ब्लैक होल के बाद अब जब है स्टार हमने पढ़ लिया, स्टार के हमने देख लिया कि कौन किस तरह से स्टार जो है एंड हो सकता है, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, रेड सुपरजाइंट फेज क्या होती है किसी स्टार की,
हमने देख लिया कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से हमने कैसे किसी ब्लैक होल की इमेज ली है, ब्लैक होल क्या होता है ये सब हमने जान लिया, मैग्नेटार हमने जान लिया, ठीक है ना, न्यूट्रॉन स्टार हमने जान लिया, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले लेकिन हम जो है इससे रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, इससे अगले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, आप इसको देख लेना एक बार और ठीक से, जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट आप पूछ लेना, जो आपको समझ में नहीं आया है इसमें वो भी आप पूछ सकते हैं, या फिर इससे अलग आपको लगता है कि कुछ जो है किसी बारे में जो है डिस्कशन करना चाहिए, आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जो भी आपका टॉपिक है अगर आपका रह गया है, आपको लगता है कि ठीक से जो है डिस्कशन नहीं हुआ है उसके ऊपर भी डिस्कशन और कर देंगे, ठीक है ना। आपके जो भी डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में आए हुए ब्रह्मांड, यूनिवर्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड, खगोलीय पिंडों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम जो है सोलर सिस्टम और उसमें स्थित जो है पिंडों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।